चीन से ना बातें निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन आखिरकार चीन की बातें अब दुनिया के सामने आ रही हैं। दुनिया भर को कर्ज बांटने वाला चीन, उसकी अर्थव्यवस्था सब कुछ एक छलावा है और इस वक्त चीन के ऊपर बेतहाशा कर्जा आ गया है। जानेंगे कैसे चीन पतन की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ WTO ने अब भारत को भी डरा दिया है। WTO का ट्रेड बैरोमीटर इस वक्त कुछ ऐसा ही कर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो चाइना दिख रहा है ना, वो चाइना इस वक्त नहीं है, इसलिए चाइना हाथ पांव भी मार रहा है। वैसे आपको बता दें, चाइना में एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। इस किताब में ये लिखा गया है कि जब आप कमजोर हो ना, तब आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी मत दिखाओ दुनिया के सामने, और जब आप काफी मजबूत हो ना, तो आप अपने आप को कमजोर दिखाओ कि हम कमजोर हैं। चाइना इस बुक को पूरा फॉलो करता है। इस वक्त आप देखेंगे चाइना दुनिया को दिखाता है कि हम बहुत आक्रामक है। चाइना ने ये कह दिया कि हम नैन्सी पेलोसी के प्लेन को मारकर गिरा देंगे अगर वो ताइवान की तरफ बढ़ती है तो। और हुआ ये कि नैन्सी पेलोसी ने ठीक उसी दिन यात्रा की और इसे 7 लाख लोगों ने लाइव देखा कि ट्रैक किया कि उसका प्लेन मारकर चाइना गिराता है या नहीं गिराता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये चीजें दिखती हैं कि चाइना ने जो वार्निंग दी थी ना, ये चाइना की वार्निंग एक सफेद हाथी है और कुछ भी नहीं है। असल में चाइना के अंदर क्या है, तो असल में चाइना इस वक्त बहुत बड़े कर्ज के लपेटे में है और चाइना के ऊपर छोटा मोटा कर्जा नहीं है, बल्कि 51.87 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं, ट्रिलियंस में है ये, और वो भी 52 ट्रिलियन। चीन का GDP अगर आप निकालेंगे ना, चीन के GDP से ये 295% ज्यादा है। 1995 के बाद चीन पर इतना कर्जा कभी नहीं चढ़ा था, लेकिन इस वक्त ये कर्जा चढ़ गया है। दुनिया के सारे देश कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर नई नई परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं। भारत भी कर्जा लेता है, यहाँ तक कि बात करें तो अमेरिका भी कर्जा लेता है। अमेरिका के ऊपर भी भारत का कर्जा है और इस कर्जे का इस्तेमाल करके ये माल बनाते हैं और फिर वापस पैसे को लौटाते हैं। ऐसा ही चीन ने भी किया है। चीन ने भी दुनिया भर से कर्जा लिया, इनके बैंकों ने भी कर्जा लिया और कर्जा लेकर परियोजनाओं में पैसे लगाए, लेकिन परियोजनाओं से पैसे रिटर्न के तौर पर नहीं आने लगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, चाइना का रियल इस्टेट। चाइना ने रियल इस्टेट में बहुत ज्यादा निवेश किया। लोगों ने कहा कि हाँ भैया हम खरीदेंगे घर। ऐसे ऐसे घोस्ट सिटी बन गए जो अब बिक ही नहीं रहे हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि तरबूज के बदले में घर देने को तैयार हो गए हैं विक्रेता, कि उन्हें किसी भी तरीके से अपना घर बेचकर निकलना है। अब बैंक को जो पैसे देने थे वो दे नहीं पा रहे हैं रियल इस्टेट के मालिक। और एवरग्रांड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो बुरी तरीके से तबाह हो गया, दिवालिया हो गया। कुछ तो नीतियों की वजह से हुआ और कुछ जिनपिंग की वजह से हुआ। जैसे जिनपिंग ने अपने ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्रैक करना शुरू कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल जैकमा, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई थी, उस कंपनी को तहस नहस कर दिया जिनपिंग ने, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति खड़ा ना हो जाए जो मेरी कुर्सी के लिए खतरा बने। अपने देश ये एक कदम काफी नहीं था तो जिनपिंग ने लॉकडाउन लगा दिया, और लॉकडाउन ऐसा जो अभी तक चल रहा है, बार बार कई शहरों में लग रहा है, ऐसे शहरों में लग रहा है जो आर्थिक रूप से चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अब जरा इसका असर देखिए। अप्रैल से जून महीने की तिमाही को जब निकाला गया कि चीन का आर्थिक वृद्धि दर क्या है, तो पता चला सिर्फ 0.4% है। आर्थिक सुस्ती के बीच चीनी सरकार ने ना एक और फैसला ले लिया, और ये फैसला एकदम से कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। आर्थिक सुस्ती के बीच चीन सरकार कहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके लिए हम कर्ज लेंगे, और उन्होंने $57 बिलियन का नया कर्जा ले लिया। अब धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला गया है, और इस कर्जा के बढ़ते हुए अब कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना, वही हाल हुआ चाइना के साथ। चाइना का नाम पूरी दुनिया में खराब हो गया। निवेशक अब यहाँ पर निवेश करना नहीं चाहते हैं। ऊपर से लॉकडाउन की वजह
वजह से स्थितियां और भयानक बनने लगी। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो निकलकर भाग रही हैं, जैसे कि एप्पल। ये दुनिया में दूसरी जगह ढूंढ रही है कि कहीं मुझे कोना मिल जाए, मैं यहाँ से सरक लूं। यहाँ पर जो सत्ता पे बैठा है वो तबाह करके ही मानेगा। और आपको बता दें, लॉकडाउन जो इस वक्त समस्या बना हुआ है, जिनपिंग ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया है। एक तो चाइना की वैक्सीन किसी काम की नहीं है, वो साफ साफ दिखने लगी। ऊपर से चाइना ये कह रहा है कि हम किसी और देश की वैक्सीन नहीं लेंगे। अब किसी और देश की अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए चाइना पूरी तरीके से तबाह कर रहा है अपनी ही अर्थव्यवस्था को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ WTO ने एक बैरोमीटर जारी किया है और इस बैरोमीटर ने अब डरा सा दिया है दुनिया के कई देशों को। और इन कई देशों में भी भारत भी है जो इस वक्त डर रहा है इस बैरोमीटर को देखकर। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। दरअसल WTO इस बैरोमीटर के जरिए ये बताता है कि कौन सा देश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कौन सा देश कितना इंपोर्ट कर रहा है। 100 से नीचे, 100 से ऊपर ये आंकड़े जारी करता है। और इसने जारी किया है सामान को लेकर जो व्यापार हो रहे हैं, वो सामान का व्यापार सितंबर महीने में 96.2 इंडेक्स इसका गया है, यानी कि बिलो ट्रेंड है। इस तरीके से व्यापार हमेशा चलता था, उस लेवल पर व्यापार नहीं है। अब ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि इतिहास का ट्रेंड अगर 100 है तो इस वक्त 96 पर कांटा अटका पड़ा है। ये निगेटिव रेटिंग आ रही है। और किस किस चीजों पर आ रही है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पे आ रही है, कुछ और भी वस्तुएं हैं जिस पर आ रही है। भारत के लिए अब टेंशन वाली बात क्या होगी? वैसे तो भारत बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करता है, भारत बहुत कम ही एक्सपोर्ट करता है। हाँ, इंपोर्ट के मामले में भारत इंपोर्ट जरूर करता है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से भारत का व्यापार घाटा बोलेंगे तो घाटा ज्यादा है, क्योंकि हम बेचते ज्यादा नहीं है, खरीदते ज्यादा है। अब भारत ये चाह रहा है कि अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ाएं, और जो WTO की रिपोर्ट है वो कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है उसमें अब और ज्यादा घटेगा, यानी एक्सपोर्ट और ज्यादा नहीं होगा। जब एक्सपोर्ट नहीं होगा ज्यादा तो भारत के GDP पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा, व्यापार घाटा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि खजाना जो फॉरेक्स है उस फॉरेक्स में भी कमी देखने को मिल सकती है। भारत वैसे लगातार एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और WTO का आंकड़ा कह रहा है कि अब एक्सपोर्ट अगले साल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। खैर, देखना होगा भारत सरकार इससे बचने के लिए कौन से उपाय निकालती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।